Hey everyone, this is Damini. Welcome back to our channel रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज हम सभी डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल पेपर को। और ये फिजिकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर है वो सीयूईटी जिन बच्चों ने भी डोमेन में फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ है ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन मैंने एनटीए जी ने जो फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल पेपर जारी किए हैं उन सभी से लिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस में और आपकी तैयारी में इस और भी निखार आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। और ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उन सभी स्टूडेंट तक भी इसको फॉरवर्ड करें जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को एज अ डोमेन में लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइसोकाइनेटिक अभ्यास किस वर्ष शुरू किए गए थे? आप सभी को याद होगा चैप्टर नंबर 10 में हमने बात की थी आइसोकाइनेटिक अभ्यासों की जो शुरुआत है वो 1968 में हुई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहन शक्ति की परिभाषा समय की अवधि में गति बनाए रखने के लिए किस व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का परिणाम है? ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, और ये जो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये आप क्लास 12th की बुक में नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम अभी स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपको सिंपल क्वेश्चन है कि लचक को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? आप सभी जानते हैं, अगर हम देखें स्टैटिक का भी उपयोग लचक बढ़ाने के लिए होता है, बैलिस्टिक का भी, और प्रोपेरियोसेप्टिव जो न्यूरो मस्क्यूलर फैसिलिटेशन है इसका भी। तीनों ही जो ये विधि है ये लचक को बढ़ाने के लिए है, केवल सर्किट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सर्किट ट्रेनिंग लचक को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। तो आप सभी याद रखना, बैलिस्टिक, स्टैटिक और प्रोपेरियोसेप्टिव जो न्यूरो मस्क्यूलर फैसिलिटेशन है, तीनों ही लचक को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एस ए आई की फुल फॉर्म, या ये क्या करता है? SAI जिसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसकी फुल फॉर्म आप सभी याद रखिएगा, पूछने की संभावना है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय खेल प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन, जो शक्तिनगर ग्वालियर स्थित राष्ट्रीय महत्व का शारीरिक शिक्षा संस्थान है उसका वर्तमान नाम क्या है? यानी कि ग्वालियर में स्थित जो राष्ट्रीय महत्व का जो शिक्षा संस्थान है उसका वर्तमान में नाम क्या है? उसका वर्तमान में नाम है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, जिसे हम लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कह सकते हैं। यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये होगी LNIPE। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट जाता है। आप सभी याद रखिएगा, LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1927 में हुई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 1927 याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि टीमों की संख्या विषम है तो राउंड की संख्या फिक्सचर में कितनी होगी? फिक्सचर में कितनी होगी, यानी कि कितने राउंड होंगे अगर टीमों की संख्या विषम है? तो ऑप्शन ए है टीमों की कुल संख्या के बराबर, ऑप्शन बी टीमों की कुल संख्या प्लस 1, ऑप्शन 3 टीमों की कुल संख्या -2, और ऑप्शन 4 टीमों की कुल संख्या +2। इसमें से बताना है आपको कि कौन सी कितने राउंड होंगे अगर टीमों की संख्या ऑड है। तो ये क्वेश्चन आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी है, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राम्यूरल का अर्थ आप सभी ने पढ़ा है। इंट्राम्यूरल का अर्थ होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के जो अंदर चार दीवारी के अंदर खेल आयोजित किए जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। संस्थान के दीवारों के भीतर जो खेल आयोजित किए जाते हैं वो इंट्राम्यूरल है। तो संस्थान के भीतर की दीवारों, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, यहाँ पे फिक्सचर आएगा, निम्नलिखित में से किस
फिक्सचर विधि में एक टीम को उच्चतम पर तय किया जाता है जो टूर्नामेंट में अन्य सभी टीमों के साथ खेलते हैं? यानी कि ऐसे कौन सी फिक्सचर की विधि है जिसमें जो सभी टीम सॉरी एक टीम को उच्चतम चरण पर तय किया जाता है जो टूर्नामेंट में अन्य सभी टीमों के साथ खेलेगी और ऐसे ही अगली चरण में जो अगली टीम है उनके साथ शेष टीमों के साथ खेलने के लिए तय किया जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो सीढ़ी स्टेयर केस मेथड होता है उसके अंतर्गत यही होता है, उसमें एक टीम भाग लेने वाली सभी टीमों के साथ खेलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सीढ़ी विधि या फिर जिसे हम स्टेयर केस मेथड भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आसन विकृति से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि जो नीचे विकल्प दिए हैं इसमें से कौन सा आसन विकृति से संबंधित नहीं है, ये याद रखिएगा। भी भीतर मुड़े हुए घुटने, ऑप्शन 2 है गोल कंधा, ये भी है, गोल कंधा भी है, और हमने पढ़ा था जो फ्लैट फुट होते हैं सपाट पैर भी हैं। ऑप्शन 4 देखें तो ये गलत है क्योंकि बैंकार्टलेसियन नहीं है, तो इसका गलत आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजीब बीमारी को जो जड़ से खत्म हो गई है। इसमें आपको एक अजीब सी बीमारी बतानी है जो अगर हम आज देखें तो भारत में आज लगभग एक समाप्त ही हो चुकी है। तो वो जो बीमारी है वो है, आप देखते हैं सामान्य फ्लू भी होता है, टाइफाइड भी और खांसी भी, ये तीनों तो कॉमन डिजीज हैं। लेकिन चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें ये 90s के समय में ही काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, अब तो बहुत कम केसेस इसके मिलते हैं। तो चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी अजीब है और आज के समय में ये जड़ से हम इसको मान सकते हैं खत्म हो चुकी है क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में इसके केसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? आपको बताना है कि जल जनित रोग कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि जो टाइफाइड है वो जल जनित रोग है क्योंकि अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप की तीनों ही जल जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो है एक जल जनित रोग है, आपने पढ़ा भी होगा हैजा और टाइफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नरम ऊतक की चोट नहीं है? नरम ऊतक की चोट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू। तो इसमें से कौन सा सॉफ्ट टिश्यू की चोट नहीं है बताना है आपको। हड्डियों की अव्यवस्था यानी कि हड्डियों का खिसक जाना जो आपके जोड़ होते हैं, खरोच, गुम चोट या तनाव। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी कोमल जो ऊतक है उनकी चोट नहीं है। ऑप्शन 4 आप देखेंगे तो ये है तनाव। तनाव आप देख सकते हैं, क्या तनाव जो है वो कोमल ऊतकों की चोटें हैं? नहीं, तो ऑप्शन 4 इसका गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिकतम ऑक्सीजन खपत को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि अगर कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन की खपत बहुत अधिक है इट मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत ज़्यादा ही होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आप सभी जानते हैं आप संतुलित आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आंसर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कंकाल की जो मांसपेशियां होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार के फाइबर से बनी होती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के फाइबर से वो बनी होती है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा शब्द का आधिकारिक तौर पर पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जो फर्स्ट एड चिकित्सा है उसका पहली बार शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है, इसका पहली बार जो प्रयोग है वो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। आप सभी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक प्रशिक्षण। आप जब बहुत अधिक प्रशिक्षण करते हैं तो उसके कारण चोट भी लग जाती है। अब ये किसके कारण होता है? बहुत अधिक प्रशिक्षण के कारण लगने वाली चोट है अति प्रशिक्षण। यानी कि लगने वाली चोट किन कारणों से? आप देखते हैं कि जब हम ओवर ट्रेनिंग करते हैं या फिर कोई भी जो ट्रेनर है या कोई भी खिलाड़ी है जब ओवर ट्रेनिंग करता है तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर बैरोमोटर
बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट के परीक्षण आइटम की पहचान करें। जो बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट है उसके परीक्षण की और उस जो आइटम है उसकी पहचान करनी है। आंशिक करलप ये नहीं है। शटल रन ये भी नहीं है। और अगर आप देखें तो 50 मीटर की जो स्थायी रन थी वो भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। जो बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट है वो मेडिसिन बॉल पुट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 600 मीटर की जो दौड़ होती है, ठीक है, 600 मीटर की दौड़ या फिर जो रन है वो किस टेस्ट का उपाय है, किसके लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं ये जो 600 मीटर की वॉक है वो किसके लिए की जाती है, बताइए आप सभी। मेरे लाइव तो सेशन चल ही नहीं रहा है ना। तो इसका सही आंसर होगा सहन शक्ति। यानी कि जो 600 मीटर की रन होती है वो सहन शक्ति के लिए की जाती है। तो सहन शक्ति इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छात्रों की एरोबिक क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एरोबिक क्षमता, ठीक है, एरोबिक क्षमता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए ये रिकली जोन्स तो पूरा ही गलत हो जाता है क्योंकि ये वृद्ध लोगों के लिए था। इसके अलावा रॉकपोर्ट, एक माइल रन वॉक टेस्ट, बैरोमीटर फिटनेस टेस्टिकुलर या फिर खड़ी चौड़ी जो छलांग होती है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, रॉकपोर्ट, एक माइल रन या वॉक टेस्ट। अगला क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था। आइजैक न्यूटन का जन्म 1643 में हुआ था। ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है वो है त्वरण का नियम। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन बल मापने की जो मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई है वो है न्यूटन। ऑप्शन ए करेक्ट, न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन जो है वो मानक है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है बल मापने की। उसके बाद है अगर आपके कोहनी का जो जोड़ है मान लीजिए वो कम हो रहा है, ठीक है, ये कम होता जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विस्तार, लचीलापन, एबडक्शन या एडिक्शन। तो कोण का कम होना याद रखिएगा, जब भी आपकी जो कोहनी होती है उसका कोण का कम होना कहलाता है। यहाँ पे ये लचीलापन नहीं, इसका मतलब होता है फ्लैक्शन, ठीक है। तो फ्लैक्शन का मतलब होता है जब आपकी कोहनी का जो जोड़ होता है जब कोण कम होता है तो ये फ्लैक्शन के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच में है तो वह पहचाना जा सकता है। यानी कि जिसमें इंट्रोवर्ट के भी प्लस जिसमें एक्सट्रोवर्ट के दोनों प्रकार के गुण होते हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। ये कार्ल जी जुंग के द्वारा दिया गया था व्यक्तित्व की परिभाषा, तो आप लोग याद रखिएगा 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट में इंट्रो और एक्सट्रो दोनों ही वॉट के जो गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा चक्र का भाग नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रेरणा चक्र का भाग नहीं है। चलना भी है, आवश्यकता भी है, सहानुभूति भी है, उत्तेजना प्रेरणा चक्र का भाग नहीं है। अगर आप एक साइकिल देखेंगे जो कि आपकी जो बुक है उसमें ये नहीं है। तो मोटिवेशन साइकिल आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ये बाहर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसको देखेंगे उस साइकिल के अकॉर्डिंग तो उत्तेजना इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विकल्पों को सबसे पुराने से लेकर आपको जो आयु है उस तक अनुक्रमिक रूप से इसमें व्यवस्थित करना है। तो आपको इनको एज वाइज अरेंज करना है। आप देखेंगे सबसे पहले शैशवावस्था, तो इसको ले लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चा, फिर किशोर, उसके बाद वयस्क, फिर वृद्धावस्था। तो अगर हम इसका सही क्रम देखें तो इसका सही क्रम होगा सी, उसके बाद होगा ए, फिर होगा बी, उसके बाद होगा डी और लास्ट में होगा ई, ये इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रेरक तकनीक का हिस्सा है। प्रेरक तकनीक मतलब मोटिवेशन जो स्ट्रैटेजी होती है उसका हिस्सा है। सुविधा दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, शैक्षणिक दृष्टिकोण या कॉर्पोरेट दृष्टिकोण, आपको बताना है कौन सा इसके जो तकनीक होती है उसका हिस्सा है। तो सुविधा दृष्टिकोण भी है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण भी है, शैक्षणिक दृष्टिकोण भी है, कॉर्पोरेट दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसीलिए ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाला डी थोड़ा
आप इसमें सोच सकते हैं, हालांकि यही मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। एक बार आप लोग भी मुझे अपने अनुसार बताइए कि आपके अनुसार कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द उनके अर्थ सही हैं, मतलब नीचे जो शब्द दिए गए हैं आपको बताना है कि क्या उनके जो शब्द उनके साथ जो दिए गए हैं वो सही हैं। मेसोमॉर्फ मांसल होते हैं। बहिर्मुखी लोग सार्वजनिक रूप से शर्मीले होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अंतर्मुखी जो होते हैं वो आरक्षित होते हैं। आरक्षित मतलब काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं अपने आप को, सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी अगर हम बात करें तो ये ठीक प्रतीत होता है। लेकिन ऑप्शन जो बी था वो तो गलत है। ऑप्शन सी थोड़ा सही फिक्स होता है। एक्टोमॉर्फ का शरीर एथिलिक प्रकार का होता है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बीच में उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि किस शब्द के साथ उसका अर्थ सही है। तो ये वाला जो इस क्वेश्चन का जवाब है वो आप मुझे दीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मेसोमॉर्फ कौन होते हैं आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, जो कार्ल जी जुंग है उसके अनुसार व्यक्तित्व को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। आप सभी जानते हैं कार्ल जी जुंग के अनुसार व्यक्तित्व को दो भागों में विभाजित किया गया था। दो सॉरी दो नहीं, तीन भागों में विभाजित किया गया था। दो, एक था एम्बीवॉट, एक्सट्रोवॉट और इंट्रोवॉट। तो याद रखिएगा तीन भागों में विभाजित किया गया था कार्ल जी जुंग के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल जी जुंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। तो कार्ल जी जुंग ने जो दिए था वो था इंट्रोवर्ट, फिर एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये तीनों। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा नहीं है। ये भी था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों है। अंतर्विवेकशीलता नहीं है, क्योंकि अंतर्विवेकशीलता जो है वो बिग फाइव थ्योरी का एक कारक है। अगला क्वेश्चन है कि बिग फाइव थ्योरी व्यक्तित्व के जो पांच सिद्धांत है या जो पंचकारक मॉडल है उसकी व्याख्या किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं इसकी व्याख्या पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने की थी। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, रॉबर्ट पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व जीव के वास्तविक संभावित परिणाम के नमूनों का कुल जोड़ होता है। जो व्यक्तित्व है जीव के जो वास्तविक संभावित व्यवहार है उसके नमूनों का कुल जोड़ होता है। ये व्यक्तित्व की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो आप सभी को बताना है ये व्यक्तित्व की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है आई जेंक के द्वारा। किसके द्वारा? आई जेंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच कारक मॉडल का कारक नहीं है। पंच कारक मॉडल जिसे हम बिग फाइव थ्योरी भी कहते हैं उसका मॉडल नहीं है। आप देखते हैं कि उसमें अनुभव का खुलापन भी था, सहमतिशीलता भी थी और अंतर्विवेकशीलता भी था। ये अंतर्मुखी जो है ये कार्ल जी जुंग का है, और ये उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए थे, व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी, उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अभिप्रेरणा एक अंतर प्रेरणा है जो विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसरित करती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको आप पे दे रही हूँ कि आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और इसके साथ ही आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शक्ति कितने प्रकार की होती है। शक्ति आपको बतानी है कि शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, दो प्रकार की शक्ति होती है, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। शिवानी, शक्ति जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सहन क्षमता विकसित करने की है। आपको बताना है कि कौन सी विधि सहन क्षमता को विकसित करने की है। निरंतर प्रशिक्षण विधि भी है, अंतराल प्रशिक्षण विधि भी है, फाटलिक विधि भी है, आइसोमेट्रिक नहीं है। आइसोमेट्रिक जो है ये शक्ति को विकसित करने के लिए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, हमने काफ़ी अच्छे से अपने क्वेश्चंस को किया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं और आपकी तैयारी कैसी हुई है। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि मुझे और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने हैं तो मैं किस तरीके के लाऊं, चैप्टर वाइज लाऊं या फिर कंबाइन क्वेश्चन हो। हालांकि मैं सभी आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जो आज ही आई थिंक उसकी सीरीज अपलोड हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगी कि सभी चैप्टर्स की वीडियो और उसके जो क्वेश्चंस हैं इस हिसाब के क्वेश्चंस लेके आऊँ कि वो सीयूईटी में आने की संभावना भी उसकी हो। तो इसी के साथ अपने लेक्चर की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।